तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर, ठीक है। और चैप्टर होगा आपका ध्वनि यानी साउंड, ठीक है। ध्वनि यानी साउंड। ऐप पर भाई जो लोग पढ़ रहे हैं और जो यूट्यूब पर भी देख रहे हैं उन सभी का साकेत आइए स्वागत कर रहा है। जितने लोग ऑनलाइन हैं थोड़ा ध्यान देंगे वो भी, और जो ऑफलाइन वो ध्यान दे ही रहे हैं, ठीक है। तो ऑफलाइन पर हम खुद ध्यान दे रहे हैं, ऑनलाइन वाले हम पे ध्यान दें, ठीक है। तो साउंड, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप, और फिजिक्स केमिस्ट्री में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? साउंड। इससे पहले आपने लाइट को पढ़ा, हीट को पढ़ा, उसमें आपने ये देखा कि कुछ डिफरेंस था। जैसे अगर आप हीट को पढ़ें तो हीट में आप देखते हैं कि उष्मा को चलने के लिए यानी हीट को के ट्रांसमिशन के लिए क्या चाहिए बेटा? एक मीडियम चाहिए। बोलो, उष्मा के संचरण के लिए क्या चाहिए? एक माध्यम चाहिए। और अगर माध्यम नहीं होगा तो उष्मा का संचरण नहीं हो पाएगा। लेकिन आपने प्रकाश में देखा कि माध्यम नहीं चाहिए, और अगर वहां माध्यम होगा तो उसके मार्ग में कहीं ना कहीं बाधा ही बनेगा। बोलो, बाधा ही बनेगा। इसी तरह से ध्वनि तरंगे भी हैं। किस तरह? उष्मा की तरह। जैसे उष्मा के संचरण के लिए माध्यम चाहिए था, उसी तरह से ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए भी क्या होना चाहिए? माध्यम, ठीक है। अब ध्वनि की प्रकृति भी कैसी है? कण प्रकृति है कि तरंग प्रकृति है? विशेषकर फिलहाल हम जितना कुछ पढ़ते हैं अभी वो हम इसकी तरंग प्रकृति मान करके पढ़ते हैं। अब अगर ध्वनि तरंगे भी तरंग हैं तो कैसी तरंग है? तो पहली चीज तो क्या चाहिए बेटा? माध्यम चाहिए। दूसरा, ये तरंग है तो कैसी तरंग है? जो ध्वनि तरंगे हैं ये कैसी तरंगे हैं? बेसिकली जो ध्वनि तरंगे होती हैं ये अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। क्या होती हैं बेटा? अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं, यानी लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स यानी अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। अब माध्यम में चलती कैसे हैं? अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे जो होती हैं बेसिकली ये माध्यम में संपीड़न और विरलन बनाती हुई चलती हैं। कैसे बेटा? संपीड़न और विरलन बनाती हुई। संपीड़न क्या होता है और विरलन क्या होता है? यानी कॉन्ट्रैक्शन एंड रेयरफैक्शन, इस तरह से चलती हैं। आप रेयरफैक्शन क्या होता है और कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है अब आप इसे समझ लीजिएगा। समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? बोलो भाई। नहीं आया? देखिए, ये पहले संपीड़ित हुई। संपीड़न का मतलब क्या होता है बेटा? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन यानी पास पास आना, ठीक है ना। और विरलन का मतलब क्या हुआ बेटा? रेयरफैक्शन यानी दूर दूर जाना। बोलो, यहां पर क्या दिख रहा है आपको? यहां पर आपको कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा होगा, लेकिन यहां पर क्या दिख रहा है? बोलो, यहां क्या दिख रहा है? रेयरफैक्शन दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है? रेयरफैक्शन दिख रहा है, ठीक है। रेयरफैक्शन दिख रहा है। केचुआ देखा है आपने? केचुआ देखिए, पहले ऐसे सिकुड़ता है, फिर ऐसे फैलता है, फिर ऐसे सिकुड़ता है, फिर ऐसे फैलता है, फिर सिकुड़ता है, फिर फैलता है। देखा कभी? पूरा नहीं चलता, एक तरफ सिकोड़ता है फिर आगे बढ़ता है, फिर उसमें सिकोड़ता है फिर आगे बढ़ता है। देखा है ना? कॉन्ट्रैक्शन एंड रेयरफैक्शन। तो ध्वनि तरंगे जो होती हैं ये कैसे होती हैं?
ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम चाहिए होता है। दूसरी चीज, माध्यम में इनके संचरण कैसे हो पाता है, ये माध्यम में संपीड़न और विरलन बनाती हुई चलती हैं। समझ रहे हैं बेटा? अब जो ध्वनि तरंगों की चाल है, जो ध्वनि तरंगों की रफ्तार है, यानी इनका वेग है, यह दो बातों पर निर्भर करता है। यह दो बातों पर निर्भर करता है। किस पर? यह यानी किसी माध्यम में इनकी चाल माध्यम के घनत्व, किसके? माध्यम के घनत्व यानी डेंसिटी, माध्यम के घनत्व और उसकी किस पर? प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी। ठीक है? यह माध्यम के घनत्व और उसकी प्रत्यास्थता पर निर्भर करता है। यानी किसी माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम के घनत्व और उसकी प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है। अब घनत्व क्या है और प्रत्यास्थता क्या है, थोड़ा सा मैंने जब सिलेबस डिस्कस किया था तो वहां बताया था, अगर आप लोगों को याद होगा तो। क्या बताया था बेटा? बोलो भाई, क्या बताया था? कि जिस माध्यम का घनत्व जितना अधिक होता है, वास्तव में सिद्धांत क्या कहता है कि उसकी प्रत्यास्थता भी उतनी ही अधिक होती है। जिसका घनत्व जितना अधिक होता है उसकी प्रत्यास्थता भी उतनी ही अधिक होती है। तो जिस माध्यम का घनत्व ज्यादा होगा उसकी प्रत्यास्थता अधिक होगी, तो उसमें ध्वनि की चाल भी उतनी ही अधिक होगी। ठीक है ना? अब हमने आपको एग्जाम्पल में पूछा था कि अगर आपसे कोई कहे, अच्छा प्रत्यास्थता है क्या, प्रत्यास्थता है क्या? प्रत्यास्थता का मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? इलास्टिसिटी। इसका मतलब ये नहीं हो कि आप चोट पहुंचाइए या उस पर बल लगाइए तो वह अपने स्थिति के इधर उधर जितना हो जाए, वही प्रत्यास्थता है। नहीं, दरअसल जब किसी पर कोई, किसी वस्तु पर, किसी ऑब्जेक्ट पर जब कोई बल लगाया जाए या किसी माध्यम पर कोई बल आरोपित किया जाए, तो बल आरोपित करने के बाद वह अपनी स्थिति के से इधर उधर तो हो, पर जितना जल्दी उस स्थिति में वापस आ जाए, जितना जल्दी उस स्थिति में वापस आ जाए, एग्जैक्ट स्थिति में वापस आ जाए, वह उसकी प्रत्यास्थता होती है। और जिसमें जितना घनत्व तो अधिक होगा वह उस स्थिति में बल लगाने के बाद भी उतना जल्दी ही वापस आ जाएगा। समझ रहे हैं? क्योंकि घनत्व तो अधिक है, इसका मतलब क्या हुआ कि उस पदार्थ के अणुओं के बीच में आकर्षण बल क्या होगा? ज्यादा होगा। बोलो बेटा, जिस पदार्थ के अणुओं के बीच में सहसंजक बल का मान यानी कोहेसिव फोर्स का मान क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा, उन्हीं का घनत्व भी क्या होगा? ज्यादा होगा। उन्हीं का घनत्व भी क्या होगा? ज्यादा होगा। बोलो। अब जैसे मान लीजिए ठोस पदार्थ है, तो ठोस पदार्थों के अणुओं के में सहसंजक बल का मान क्या होता है? ज्यादा होता है, तभी तो ठोस बने हुए हैं वो। और जो जितना ज्यादा ठोस होगा, मैंने कहा उतनी ही ज्यादा उसकी प्रत्यास्थता होगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर उन पर कोई विरूपक बल लगाएंगे आप, तो वह तुरंत ही अपनी स्थिति में वापस लौटने का प्रयास करेगा। इसका मतलब क्या है? उसकी प्रत्यास्थता ज्यादा है। जैसे एल्युमिनियम है और जैसे लोहा है। अब अगर एल्युमिनियम पर आप कोई फोर्स लगाएं और लोहे पर भी कोई फोर्स लगाएं, समान बल आप दोनों पर लगाएं, तो आप पाएंगे कि एल्युमिनियम अधिक जल्द शीघ्र प्रत्यास्थ हो जाएगा, जबकि लोहा क्या होगा? उतना जल्दी प्रत्यास्थ यानी इलास्टिक नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि लोहे का घनत्व तो कम है, एल्युमिनियम का घनत्व तो ज्यादा है। अब अगर दो चीजें हमारे सामने हो, एल्युमिनियम की भी हो और लोहे की बनी हुई हो, हम दोनों पर ऐसे उंगली से मारें, तो आप पाएंगे कि लोहे की आवाज कम होगी और एल्युमिनियम की आवाज ज्यादा होगी। अरे भाई, एल्युमिनियम का घनत्व तो ज्यादा होता है, तभी तो इतनी पतली सी स्ट्रिप से आप इतना कुछ बना लेते हैं स्ट्रक्चर। जबकि उतना पतला अगर आप लोहे का बनाएं, टिन क्या है? लोहे का सबसे पतला फॉर्म ही तो होता है। उतना दबाएं टिन दब जाएगा ऐसे ही। बोलो, टिन क्या है बेटा? जो भी चीजें टिन से बनी होती हैं वो कैसी होती हैं? यहाँ तो कोई चीज है कि आपको दिखा सके हम तुरंत अभी। लेकिन अगर वही एल्युमिनियम का बना है, जैसे देखिए मान लीजिए इन्वर्टर है,
ये रबर वो किसके बने हैं? टिन से ही बने हैं लगभग। इनको दबा के दब जाएगा ऐसे। पर इतना ही पतला जो एल्यूमिनियम की से बना है स्ट्रक्चर आपका ऑफिस से लेके और सब चीजें, क्या वो दबेंगी दबाने पे से? बोलो, इतना बड़ा स्टैंड बना हुआ है सब उसका, दबान दबेंगे? नहीं दबेंगे। अब जरा जाके देखना, इस पर एक बार चोट मारो, एक बार उस पर ऐसे मारो, तो आप देखेंगे एल्यूमिनियम में जो साउंड है वो दूर तक जा रहा है, देर तक जा रहा है। बोलो, हो गया ना बेटा? अब समझ में आ गया आपको? अब कई बार प्रत्यास्थता को लोग, इलास्टिसिटी को लोग इलास्टिक से जोड़ लेते हैं, और इसीलिए एग्जामिनर क्वेश्चन में कई बार रिपीट किया है कि रबर में और स्टील में कौन ज्यादा प्रत्यास्थ है। तो अक्सर लोग क्या मार देते हैं? रबर, कि यार रबर तो ज्यादा ही खिंच जाती है, इलास्टिक ज्यादा ही है ना भाई? जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि रबर का घनत्व तो कम होता है, घनत्व तो कम है तो प्रत्यास्थता कम है, और स्टील की का घनत्व तो ज्यादा है, तो प्रत्यास्थता भी उसकी ज्यादा होगी, और जिसकी प्रत्यास्थता यानी जिसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी उसी में ध्वनि की चाल भी ज्यादा होगी। अब अगर तुलना की जाए उसे द्रव की, तुलना की जाए द्रव की, तो द्रव की प्रत्यास्थता क्या होगी? ठोस से कम होगी, ज्यादा होगी? लिक्विड की इलास्टिसिटी सॉलिड से कम होगी या ज्यादा होगी? है ऑब्वियसली कम होगी, और कम होगी तो चाल भी क्या होगी? कम होगी ना भाई? बोलो काका, कम होगी ना? देवियों, सज्जनों, हैं, बोलिए, कम होगी ना भाई? अब द्रव भी तो अलग अलग है। द्रव में अगर कोई पूछे कि पारे में ध्वनि की चाल कितनी होगी और जल में ध्वनि की चाल कितनी होगी, तो आप क्या कहेंगे? अब कोई आपसे पूछे कि पारे में ध्वनि की चाल अधिक होगी कि जल में ध्वनि की चाल अधिक होगी, तो क्या कहेंगे आप? पारे में ध्वनि की चाल अधिक होगी, क्योंकि पारे का घनत्व तो जल की तुलना में काफी ज्यादा होता है बेटा। उसका अपेक्षित घनत्व लगभग 13.6 होता है पारे का। अब घनत्व तो ज्यादा होता है, तभी तो देखते हैं पूरा पारा ऐसा पलट देते हैं तो सारा का सारा चला आता है। और घनत्व तो ज्यादा है, इसका मतलब साफ साफ बात है कि कोहेसिव फोर्स ज्यादा है। भाई मान लीजिए लड़कियां बैठी हुई हैं, अब जिन जिन में फ्रेंडशिप होगी, ठीक है, फ्रेंडशिप मतलब स्त्री वाली फ्रेंडशिप नहीं, ठीक है, तो यह फ्रेंडशिप मतलब ये है कि भाई मान लीजिए तीन मंचों की, तीन लोगों के बैठने की बेंच है। अब उनकी अगर फ्रेंडशिप है, इसका मतलब कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, नहीं तू भी आजा बैठ जा, कोई दिक्कत नहीं, तो तीन बजाय क्या हो जाएंगी? चार लोग बैठ जाएंगे, जरूरत पड़े को 5 लोग बैठ जाए, है ना? क्योंकि कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा। अब कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा तो घनत्व तो अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो पारे का कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, उसका घनत्व तो ज्यादा होता है, घनत्व ज्यादा है तो उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है, और इलास्टिसिटी ज्यादा है तो उसमें ध्वनि की चाल भी अधिक है। अब वहीं पर जरा आइए, गैस में, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ द गैस। वायु क्या है बेटा? गैसों का मिश्रण है। अब अगर ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इनमें अगर ध्वनि की चाल की बात की जाए तब है तो सॉलिड में ज्यादा होगी, लिक्विड में उससे कम होगी, और गैस में उससे भी कम होगी। क्यों? क्योंकि उसका घनत्व तो कम है। गैसों का घनत्व तो क्या होता है बेटा? द्रव की तुलना में कम होता है ना? तो वायु में ध्वनि की चाल क्या होगी? इन सबसे कम होगी ना। इसीलिए वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? अब देखा जाए तो ठोसों में ध्वनि की चाल सबसे अधिक, द्रव में उससे कम, और गैसों में या वायु में सबसे कम होती है। रुकिएगा, अब जरा समझिएगा। अब अगर ठोसों में देखें तो एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल 6100 मीटर पर सेकेंड। किसमें? अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम में कितना है? लगभग 6100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन में लगभग कितना है? 5400 मीटर पर सेकंड, कहीं कहीं पर 5100 भी दिया है, ठीक है। और अगर हम इसी तरह से बात करें किसकी? वाटर की बात करें, ठीक है, तो वाटर में कितनी होगी? जल में कितना होगा? लगभग 1450 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर हम वहीं पर बात करें किसकी?
बोलो एयर की बात करें तो एयर में क्या होगी ध्वनि की चाल, एयर में क्या होगी ध्वनि की चाल भाई, जल्दी बताइए। एयर में ध्वनि की चाल कितनी हो जाएगी, लगभग 332 मीटर पर सेकंड। कितना, 332 मीटर पर सेकंड। तो सबसे ज्यादा किसमें हुई, सॉलिड में हुई, उसके बाद किसमें है, बोलो लिक्विड में है, और फिर उसके बाद किसमें है भाई, गैस में है। समझ में आया, बोलो बेटा। चलिए अब देखिए ध्वनि की चाल पर प्रभाव भी पड़ेगा हर चीजों का, क्योंकि अगर माध्यम थोड़ा भी बदला ध्वनि की चाल में असर पड़ जाएगा ना। कुछ मत लिखिए, अभी हम लिखाएंगे, ठीक है ना, अभी हम लिखाएंगे तो ध्वनि की चाल पर तो असर भी पड़ेगा ना। अब ध्वनि की चाल पर किसका असर पड़ेगा, तो कुछ चीजें मैंने बताई, आपको समझ में आ गया कि ध्वनि तरंगे मोस्टली क्या है, अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे हैं, और ये माध्यम में संपीड़न और विलयन यानी कॉन्ट्रैक्शन एंड रेयरफैक्शन बनाती हुई चलती हैं। ठीक है, इनके संचरण के लिए क्या चाहिए, माध्यम चाहिए होता है, और किसी माध्यम में इनकी चाल माध्यम के घनत्व यानी डेंसिटी और उनकी प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी पर निर्भर करती है। जिस माध्यम का जितना घनत्व अधिक होता है उसकी उतनी ही ज्यादा प्रत्यास्थता भी अधिक होती है। इसीलिए ठोस की प्रत्यास्थता सबसे अधिक, इसलिए ध्वनि की चाल उसमें सबसे अधिक। ठीक है ना बेटा, द्रव की प्रत्यास्थता उससे कम, तो ध्वनि की चाल ठोसों से कम, जबकि जो गैस हैं उनकी प्रत्यास्थता सबसे कम होती है, इसलिए उनमें ध्वनि की चाल सबसे कम होती है। कितना समझ गए आप। अब मैंने कहा कि ध्वनि की चाल पर कुछ चीजों का असर भी पड़ेगा। किसका असर पड़ेगा बेटा, ध्वनि की चाल पर आप देखिए तो ध्वनि की चाल पर भाई ताप का असर पड़ सकता है कि नहीं पड़ सकता, बोलो। यानी ध्वनि की चाल पर हम ताप का असर देख लेते हैं, ध्वनि की चाल पर हम आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी का असर देख लेते हैं, ध्वनि की चाल पर किसका, ह्यूमिडिटी का भी असर देख लेते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ध्वनि की चाल पर हम दाब दाब का भी असर हम देख लेते हैं। ध्वनि की चाल पर हम किसका, दाब का यानी प्रेशर का असर भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए समझिए। देखिए ध्वनि की चाल पर ताप का असर पड़ता है, ध्वनि की चाल पर ताप का असर पड़ता है, बहुत ही माइनर। लेकिन बाई एक्सपेरिमेंट ये देखा गया है कि अगर हम वायु में देखें तो वायु में ध्वनि की चाल कितनी है बेटा, 332 मीटर पर सेकेंड, बोलो। तो बाई एक्सपेरिमेंट देखा गया है कि अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इसमें आप 0.61 जोड़ दीजिए। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा, 0.61 जोड़ दीजिए, यानी टेम्परेचर अगर इंक्रीज करता है तो ध्वनि की चाल में लगभग 0.61 क्या हो जाएगा, कि बढ़ोतरी हो जाएगी। ध्वनि की चाल लगभग इतना क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए कई बार देखा होगा बहुत दोपहरिया में बोलने पर दूर तक जाती है, कहां गए भाई बच्चे, ओके। लेकिन आर्द्रता का जरा देखिए, आर्द्रता का अगर देखिए, अब देखिए भाई प्रिया जी का घर जो है वो कहां पर है, कहां पर है, प्रयाग जंक्शन के बगल है। ठीक है, तो इनको दिन में तो स्टेशन की आवाज उतनी सुनाई नहीं पड़ती होगी, लेकिन जब अर्ली मॉर्निंग 4-5 बजे उठती होंगी तो इनको प्रयाग स्टेशन का जो अनाउंसमेंट है वो सुनाई पड़ जाता होगा ना भाई, बोलो। लेकिन दिन में सुनाई नहीं पड़ता है, क्यों, क्योंकि सुबह ध्वनि, सुबह वायु में आर्द्रता क्या होती है, बढ़ जाती है। सुबह मॉर्निंग के टाइम में क्या होता है, एयर में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, नमी बढ़ जाती है ना, बोलो बेटा। नमी बढ़ जाती है तो नमी बढ़ने से अपवर्तन बढ़ जाता है, और अगर अपवर्तन बढ़ गया तो ध्वनि की चाल भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए आर्द्र वायु में भी ध्वनि की चाल क्या हो जाती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है, बोलो। तो ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल क्या होती है, बढ़ जाती है। आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। अब जरा देखो भैया, दाब बढ़ेगा तब क्या होगा, बताओ भाई, मुन्ना भाई एमबीबीएस है, क्या होगा, विकास कुमार जी बताइए, तू बता कन्या,
क्या होगा? दाब का ध्वनि की चाल पर कोई भी असर नहीं होता है। ठीक है, दाब से ध्वनि की चाल क्या होती है? अनअफेक्टेड होती है, अप्रभावित होती है। ठीक है, ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव फिलहाल नहीं पड़ता है। तो ताप से थोड़ी सी बढ़ जाएगी, आर्द्रता बढ़ने पर थोड़ी सी बढ़ जाएगी, लेकिन बोलो इतना सबको क्लियर हो गया? किसी कोई समस्या, संकोचम, परम दुखम? ना समझ में आया हो पूछ लेना। ठीक है, हाँ चलिए अब देखते हैं, जरा थोड़ी सी तरंगों की बात कर लेते हैं। मैंने कहा ध्वनि की प्रकृति कैसी है? तरंग प्रकृति की है ना बेटा। ध्वनि की प्रकृति कैसी है? तरंग प्रकृति की है। तो हम इसकी तरंग यानी ध्वनि तरंगों को हम मोस्टली 3 भागों में बांटते हैं। बोलो भाई, ध्वनि तरंगों को बेसिकली हम किसे बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। किसके आधार पर बांटते हैं? इनकी आवृत्ति के आधार पर। किसमें? ठीक है, आवृत्ति के आधार पर 3 भागों में हम बांटते हैं। पहला है अवस्रव्य तरंगे। ठीक है, यानी इंफ्रासोनिक वेव्स। ठीक है बेटा, और दूसरी है कौन सी? श्रव्य तरंगे। श्रव्य तरंगे, ठीक है, यानी ऑडिबल वेव्स। ऑडिबल वेव्स। और तीसरी है पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगे, ठीक है बेटा। यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स, समझ में आ गया बेटा? इनकी आवृत्ति के आधार पर हम क्या करते हैं? बोलो, आवृत्ति के आधार पर हम ध्वनि तरंगों को 3 भागों में क्लासिफाइड करते हैं। अब आवृत्ति का मापन किसमें किया जाता है बेटा? आवृत्ति का जो मापन है वह हर्ट्ज में किया जाता है। किसमें? हर्ट्ज में किया जाता है। ठीक है, अब जरा देखिए कि अवस्रव्य तरंगे क्या हैं, किनको कहते हैं। ठीक है, और दैनिक जीवन में कैसी दिखाई पड़ती हैं वो। उधर का फैन नहीं चल रहा है अभी? है चाहिए? इधर का कोई दिक्कत नहीं है। आजकल लोगों को गर्मी कम लगने लगी है, अच्छी बात है। गर्मी लगना बहुत अच्छी बात नहीं है। कोई लड़की पढ़ती थी, कोई किसी बैच में, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, रिसेंटली किसी हाल के बैच की घटना है। हाँ, कोई बच्ची थी, पता नहीं कौन सी थी, तो उसको कहिए एसी, सर एसी बंद कर दीजिए, वो एसी बंद करा देती थी, उसको गर्मी नहीं लगती थी। उनका कितना अच्छा है ना? अगर थोड़ा पहले पैदा हुई होती, शादी हमसे हो जाती। हाँ, मतलब कम से कम हमारा एसी खर्च बच जाता अच्छा खासा है। मैडम अभी चलाने लगी एसी, बताओ। हाँ, तो मैंने पूछा भाई आप लोग एसी चालू कर दिया अभी से? तो बेटा कह रहा है पापा वो लास्ट टाइम ही चल गया था, लास्ट फेब में ही चल गया था। आप तो देर तो आप तो रात में आते हो ना। हमने कहा गजब आदमी, तुमका तभी बिजली का बिल बढ़ गया, इसका मतलब कितना बढ़िया लोग होते हैं। अच्छा, कभी कभी लोगों को भगवान ऐसे ऐसे मिला देता है। हाँ सच में ऐसे मिला, जैसे वो वैसे वो, तो कितना बढ़िया होता है। एक हमारी फ्रेंड थी, और वो ट्यूबलाइट जला के सोती थी। ट्यूबलाइट जला के सोती थी। तो हमने कहा बताओ तुमको कितनी प्रॉब्लम होगी, तुम्हारी शादी वादी हो जाएगी है, और मान लीजिए हस्बैंड को ऐसा नहीं पसंद, तो अब क्या होगा? बड़ी दिक्कत होगी तुम्हारे बीच में। अब उसकी जहां शादी हुई ना, उसको 2 नहीं, 1 ट्यूबलाइट नहीं, 2 जला दो, 3 जला दो, कोई असर नहीं पड़ता। 2-2 3-3 ट्यूबलाइट जला दो, कोई असर नहीं पड़ता। हमने कहा साला अंधे को अंधा मिल गया, उजाले को भयंकर उजाला मिल गया। एक हम ही थे जो हमको नहीं मिला ऐसा है। कितना गजब संयोग होता है, सोचिए आप। ठीक है, खैर चलिए, आइए। तो तरंगे कितनी है बेटा, ध्वनि तरंगे?
आवृत्ति के आधार पर इनको हम 3 भागों में बांटते हैं। आवृत्ति के आधार पर इनको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहली है अवश्रव्य तरंगे, दूसरी है श्रव्य तरंगे, तीसरी है पराश्रव्य तरंगे। ऑडिबल वेव, ठीक है, इंफ्रासोनिक वेव, ऑडिबल वेव और अल्ट्रासोनिक वेव किसे कहते हैं? ध्यान से समझिएगा। ऐसी तरंगे जिनकी आवृत्ति क्या है बेटा? 20 हर्ट्ज से कम। याद रखिएगा, ऐसी तरंगे जिनकी आवृत्ति क्या है? 20 हर्ट्ज से कम है। कितना कम है? 20 हर्ट्ज से कम है। उन्हें क्या कहते हैं? ऐसी ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है, उन्हें क्या कहते हैं हम? अवश्रव्य तरंगे। इन तरंगों को हमारा कान नहीं सुन सकता है। इन तरंगों को हमारा मतलब ऐसा नहीं तुम्हारा कान सुन सकता है, हमारा मतलब सभी मनुष्यों का कान, ठीक है, इन तरंगों को सुन नहीं सकता है। क्यों नहीं सुन सकता? क्योंकि इनकी आवृत्ति इतनी कम होती है भैया, इनकी आवृत्ति इतनी कम होती है कि हमारे कान के पर्दे को ये स्पंदित नहीं कर पाती, स्टिमुलेट नहीं कर पाती, अल्टीमेटली हमको सुनाई नहीं देती हैं। समझ रहे हैं? लेकिन कुछ जंतु ऐसे हैं जिनको ये बहुत बढ़िया सुनाई देती हैं। कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, ठीक है, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं और भी दूसरे अन्य जंतु हैं, उनको ये तरंगे बहुत बढ़िया से सुनाई देती हैं। समझ रहे हैं? लेकिन हमको ये सुनाई नहीं देती हैं। और कई बार आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको नहीं सुनाई दे रहे तो उनको भी सुनाई नहीं देंगी, मामला गड़बड़ा जाता है, ठीक है ना? अब ये कौन कौन से तरंगे हैं हमारे अंदर? हमारे शरीर के आंतरिक अंगों की जो गति होती है, हमारे बोलो शरीर के जो आंतरिक अंग हैं उनकी गति से उत्पन्न जो ध्वनि होती है, जो साउंड होता है, उसे वो क्या है बेटा? अवश्रव्य तरंगे वाले हैं। इसीलिए हमारे पेट में क्या हो रहा है, हमारे हार्ट का साउंड क्या है, लंग्स का साउंड क्या है, हमारे इंटेस्टाइन में गड़गड़ाहट, पुड़पुड़ाहट, सुड़सुड़ाहट जो भी होती है, ठीक है, जो हमारा दिल धक 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 कर रहा है, क्या जो लंग्स हमारा साए 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 कर रहा है, ये सुनाई हमको नहीं पड़ता है। डॉक्टर को सुनना जरूरी हो जाता है, तो क्या लगाता है? स्टेथोस्कोप लगा। देखते हैं ना डॉक्टर क्या लगाता है? स्टेथोस्कोप लगाता है। हर ऑर्गन का बेटा अपना एक पर्टिकुलर साउंड होता है, नॉर्मल साउंड होता है, वो डॉक्टर जानता है, उसको उसे सुन लेता है। झोला छाप वाले कुछ नहीं जानते हैं, वो झुट्टे लगा लेते हैं पीछे, हाँ 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 भाई सांस लो, गहरी सांस खींचो, हूं हाँ। वास्तव में उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन ना लगाए वो तो आप कहेंगे साला कुछ चेक ही नहीं किया। अगर ऐसे डॉक्टर भाई ना लगाए आपको तो आप कहें कुछ चेक ही नहीं किया। और गांव वाले का सोचना अजीब करीब होता है, अगर वो देख के ही जान ले कि हाँ सब क्या है तुमको ना, तो बेकार डॉक्टर है, कुछ ना देखता है ना बोलता है, बस पर्चा काट देता है, कहां से दवा फायदा करेगी। इसीलिए गांव वाले डॉक्टर क्या करते हैं? झुट्टे कहते हैं चलो पैंट खोलो, जब तक यहाँ तुम्हारा 4 बार दवाएं ना यहाँ वहां ना, और चलो हाँ सांस खींचो, मुंह खोलो, तब तक तुमको लगे कुछ चेक ही नहीं किया इनने। एक बेचारे गांव वाले डॉक्टर एक बार हमको मिले, तो उन्होंने कहा कि ये हम तो हमारे गांव में तो अजीब गरीब स्थिति है। मैं क्या? बोले हमारे गांव में अगर हमारे यहाँ पेशेंट आया और हमने इंजेक्शन नहीं लगाया तो जान लो हमने कुछ किया ही नहीं। तो हमने कहा यार जिसको नहीं जरूरत है उसको क्या लगा देते हो? बोले डिस्टिल वाटर घुसा देते चाहे, लेकिन अगर नहीं लगाए इंजेक्शन तो जान लीजिए कि डॉक्टर बेकार है, एकदम बकवास। आप गांव वालों को मूर्खों से, वो चालाक भी होते हैं गांव वाले, ऐसा नहीं है। वो ललकई दवाई, पियर की दवाई, काली दवाई सब रंगों से पहचान लेते हैं कि लाल वाली है तो ब्रूफेन होगी। समझ रहे हैं बेटा? तो ये तरंगे हमारे जो आंतरिक अंगों से उत्पन्न है, इनको हम सुन नहीं पाते हैं। अच्छा हुआ सुन नहीं पाते हैं। अगर हम सुन पाते तो सोचो जरा आप, डग 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 सुन 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 सुन, है ना, तरह तरह के हमारी गड़गड़ाहट फुसफुसाहट, साला पागल हो जाते हैं हम लोग कि क्या क्या चल रहा है। बेचारा कुत्ता सुन लेता है, कुत्ते को देखते हैं इस चक्कर में, बड़े कुत्ते को देखा भी ध्यान से, कभी सोता रहता है कुत्ता, बीच बीच में हुजू हुजू करता रहता है कुछ ना कुछ,
वो परेशान रहते कहां से आया साउंड, कहां से आया साउंड। एक्चुअली उसके शरीर का साउंड रहता है, उसको प्रॉब्लम रहती है कहां से आ रहा है साउंड, कहां से आ रहा है। अच्छा, कुछ घरों में लिखा रहता है कुत्तों से सावधान, कुछ घरों में लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। तो कुछ लोग सोचते हैं कि हाँ कुत्ता खतरनाक है और आ गए हैं तो एकदम आराम आराम से चलते हैं, जिससे वो सुन ना पाए कतई, नहीं तो काट लेगा ना भाई। ऐसे घरों में जाना तो ध्यान देना, अब आज के बाद जहां लिखा हो कुत्तों से सावधान, इसका मतलब कुत्तों से वास्तव में सावधान। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुम कैसे चलो, आराम आराम से चलें, आवाज न होने पाए, वो जान ना पाए कि हम आ रहे हैं। अगर तुम ऐसा गए तो कुत्ता सुन लेगा, क्योंकि इंफ्रासोनिक वेव है, उसको सुन पाता है। अब वो तुरंत क्या जानेगा, ऐसे आ रहा है ना, पक्का चोर होगा, इसका मतलब पक्का चोर होगा, इसका मतलब ऐसे आ रहा है, इसका मतलब क्या है, पक्का चोर है। ठीक है ना। अब भाई अगर सही होता तो आराम से आता ना, नॉर्मल अवस्था में आता। ऐसे आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि चोर है, दौड़ के पीछे से काटेगा तुमको। समझे ना। एक बार हम लोग गांव गए थे, हमारे एक फूफा जी आए, अब एक कुत्ता था हमारे यहाँ, समझे बेटा। अब उनको, अब लोग पहले तो गांव में क्या बाहर जाते थे टॉयलेट टॉयलेट के लिए, वो बेचारे रात में उठे, अब सोचे कि यार खटर पटर से थोड़ा आवाज आएगी, गड़बड़ ना करे। उनने क्या किया, जो है बिना जूता पहने ही निकल गए। अब कुत्ता था वो दौड़ा लिया उनको। अब बच्चा पता चला कि धोती उनकी कहीं और, अब बिना धोती के भागे चिल्लाए बेचारे वो, समझ गए ना। तो ऐसा मत करना, नॉर्मल अवस्था में जाना। अच्छा तो कहोगे फिर सर सर बहुत तेज तेज भागेंगे क्या, फिर तेज तेज भी मत जाना, क्योंकि जान लेगा और बड़ा चोर है, ये डकैत है। ठीक है ना। क्योंकि अगर अब नॉर्मल दोनों भाई, नॉर्मल एक नॉर्मल होता है, अब उससे धीमे चलोगे तो भी अब नॉर्मल, उससे तेज चलोगे तो भी अब नॉर्मल। उनकी वैरायटी से मैच करते हैं थोड़ा सा ठीक है ना। तो ये क्या हो गई बेटा, अवश्रव्य तरंगे हो गई, ठीक है। और दूसरी होती हैं श्रव्य तरंगे, ऐसी तरंगे जिनकी आवृत्ति क्या होती है बेटा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। कितना बेटा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती हैं। इन्हें क्या कहते हैं, श्रव्य तरंगे या ऑडिबल वेव्स। ठीक है, ये वो तरंगे हैं, ये वो तरंगे हैं जिनको हमारा कान आसानी से सुन सकता है। ये 20,000 लिखा है भाई, ठीक है, नहीं तो 20 लाख समझ लो। ठीक है, हाँ हाल समझने को कुछ भी समझ सकता है इंसान। एक बार शिवान जी को चेक दिया हमने 10,000 रुपए का, वो लेके वापस आ गए, बोले साहब ने एक शून्य कम लगाया है। तो हमने कहा कहाँ कम लगाया था, बोले सर इसमें तो ये दिखाई नहीं रहा, छोटा वाला पीछे वाला। अरे हमने कहा इसमें लिखा है 10,000 रुपीज लिखा है ना, तो 10,000 रुपये हो गया, तुमको 1,000 नजर आ रहा है। डिजिट में देखो, और जो है तुमको अंतर समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसा ना हो कि किसी को ना समझ में आए। ठीक, दूसरा, तो ये बेटा तरंगे हैं जो श्रव्य तरंगे हैं, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में सभी को सुनाई देती हैं, ये नॉर्मल तरंगे हैं। अब तीसरी आते हैं पराश्रव्य तरंगों पर। पराश्रव्य तरंगे बेटा वह होती हैं जिनकी आवृत्ति जो होती है वो 20,000 हर्ट्ज से क्या होती हैं, अधिक होती हैं। ठीक है, ऐसी तरंगे जिनकी आवृत्ति क्या होती है बेटा, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पराश्रव्य तरंगे या अल्ट्रासोनिक वेव्स। ये तरंगे भी हमको सुनाई नहीं देती हैं, ये तरंगे भी हमको सुनाई नहीं, सुनाई देती हैं बस एक के बार, उसके बाद फिर राम नाम सत्य भी हो सकता है आपका। ठीक है, तो क्या सुनेंगे आप, जैसे जब बम विस्फोट वगैरह होता है ना, कई बार देखें बम ब्लास्ट हुआ, तो कई बार बम ब्लास्ट में आप ऐसे लोगों को देखेंगे जो मरे पड़े हैं, और उन्हें कहीं चोट नहीं दिखाई पड़ेगी आपको, कोई पत्थर लगा कि छर्रा लगा कि कुछ और लगा, दम घुटा, कुछ नहीं। बेसिकली वो पराश्रव्य तरंगे होती हैं जो यहां पर पूरा फाड़ देती हैं अंदर। ठीक है ना।
और उससे इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है और आदमी बेहोश होकर गिर जाता है और मृत्यु हो जाती है उसकी, यानी ब्रेन में अंदर क्या हो जाता है बेटा, डैमेज हो जाता है पूरा। तो ये तरंगे खतरनाक हैं आपके लिए, आप इन तरंगों को भी सुन नहीं सकते हैं। लेकिन कुछ जंतु, कुत्ते, बिल्ली, चमगादड़, गाय, बैल, भैंस, इनको भी सुन लेते हैं। और याद रखिएगा, कुत्ते, बिल्ली, चमगादड़, गाय, बैल, भैंस अवश्रव्य तरंगों को भी सुनते हैं। मैं बताना शायद भूल गया स्टार्टिंग में, कुत्ता बिल्ली के अलावा जितने भी खुरदार स्तनधारी हैं, जितने भी पक्षी वर्ग के जंतु हैं, यानी जितने भी गाय, बैल, भैंस हैं, घोड़ा है, जितने भी हैं सब, ठीक है, खुरदार स्तनधारी, जितने भी क्या हैं, जुगाली करने वाले हैं, रूमिनेंट्स हैं, इन सब सुन लेते हैं। जितने पक्षी वर्ग के जंतु हैं सब सुन लेते हैं। सुनामी की तरंगे, मछलियां ये भी सुन लेती हैं। सुनामी की तरंगे और भूकंपीय तरंगे, ये कौन तरंगे हैं, अवस्रव्य तरंगे हैं बेटा ये। इसीलिए जब भूकंप आने की आहट होती है, देखिए पक्षियां अपने आप उड़ने लगती है पेड़ों से, गाय, बैल, भैंस अपने खूंटे पर जहां बांधे रहते हैं उस पर आगे पीछे भागने लगते हैं। द स्काई इज फॉलिंग सबसे ज्यादा डर उन्हें लगता है, पक्षियां जाने के उड़ के कहां जाएंगी, उन्हें लगता है कहीं पर पेड़ गिर गया तो हम झंडूबाम हो जाएंगे, इसलिए वो भी उड़ के भागने लगती। जब जान लीजिए ऐसा कैसे अचानक से जानवर चिल्लाने लगे, एक जानवर चिल्लाए तो कुछ और बात होती है, जब दो चार चिल्लाने लगे जान लो मामला ऐसा है। इसी तरह समुद्र में मछलियां किनारे की तरफ भागने लगती हैं तो जान लीजिए कि सुनामी आने वाली है। बाकी और कोई लक्षण इनको जानने के नहीं है कि अब भूकंप आ ही जाएगा या सुनामी आ ही जाएगी। आजकल सुनामी की तरंगों को मापने के लिए जो है अलग से मशीनें जरूर लगा दी गई हैं समुद्रों में, वह थोड़ा पहले जरूर बता सकती हैं आपको हलचल कुछ अलग टाइप की हो रही है, अदरवाइज मापने कोई खास तरीका इनके पास फिलहाल नहीं है, ठीक है। तो लेकिन जो परासर तरंगों की हम बात कर रहे हैं, तो परासर तरंगों के बेटा फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। तो हमारे लिए तो कोई फायदा नहीं है इसका इस तरह से प्रत्यक्ष ह्यूमन बीइंग के लिए, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर इनका ढेर सारा फायदा है, क्योंकि पराश्रव्य तरंगों में ऊर्जा की मात्रा काफी अधिक होती है। अब ऊर्जा की मात्रा अधिक होने के कारण क्या कर सकते हैं, इनका विभिन्न कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चमगादड़ तो स्वयं ही इनको उत्पन्न करता है और इन्हीं को टारगेट पर भेज करके, और फिर उसके अंदर राडार सिस्टम होता है, कितनी देर में गई कितनी देर में आ गई, उसी के आधार पर शिकार की अपनी दिशा और स्थिति का क्या करता है, वो बोध करता है। इसे जब चमगादड़ अटैक करता है देखे होंगे आप, सीधे भागता है ऐसे, और कई बार गांवों में जाएंगे तो रातों में चमगादड़ जाते हैं ऐसे, और कान वहां से टकरा गए ना तो आपका कान जो है वो झंडूमाम भी हो जाए, ठीक है, चमगादड़ों से, क्योंकि उसमें बोन्स भी होते हैं ना, हड्डी भी होते हैं, स्तनधारी वर्ग के जंतु हैं भाई चमगादड़, समझ गए। तो लेकिन अगर दैनिक जीवन में देखें तो पराश्रव्य तरंगों के ढेर सारे लाभ भी होते हैं, ठीक है। क्या करते हैं बेटा पराश्रव्य तरंगों का, इसका इस्तेमाल जो है कृत्रिम रूप से उत्पन्न करते हैं, इनको हम आर्टिफिशियल तरीके से उत्पन्न करते हैं, और आर्टिफिशियल तरीके से उत्पन्न करके क्या कर सकते हैं, इनका हम अलग अलग रूपों में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इनको आर्टिफिशियली कैसे उत्पन्न करते हैं, जब हम जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल होता है बेटा, जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल पर क्या करते हैं, एसी करंट, प्रत्यावर्ती धारा एसी को क्या करते हैं बेटा, प्रवाहित करते हैं, एसी करंट को प्रवाहित करते हैं, तो क्या होती हैं, ये पराश्रव्य तरंगे जो है वो उत्पन्न होती हैं, ठीक है। जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल पर जब एसी करंट को प्रवाहित किया जाता है, प्रत्यावर्ती धारा को प्रवाहित किया जाता है, तो क्या होती हैं, ये पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न होती हैं। अब इनका इस्तेमाल कहां कहां पर होता है, कुछ ट्यूमर वगैरह के ऑपरेशन में होता है, दांत वगैरह निकालने में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इनका इस्तेमाल करके, जैसे सोनार विधि है, देखें आप, नदी के दोनों किनारों की चौड़ाई नापने में, समुद्र के नीचे छिपे किसी वस्तु की गहराई कितनी गहराई पे छिपी हुई समुद्र के नीचे, उसको मापने के लिए, या समुद्र की गहराई नापने के लिए, ठीक है, इन पराश्रव्य तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। और जो आपने पढ़ा होगा ना सोनार, अभी आगे हम लिखा भी देंगे चाहे, सोनार, सोनार क्या है बेटा, साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग, साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग, साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग
ये सोनार जो विधि है बेटा, इस विधि के द्वारा हम क्या करते हैं, समुद्र के नीचे छिपी किसी वस्तु का पता लगाते हैं, समुद्र की या नदी की या किसी और की गहराई नापते हैं, नदी के दो किनारों की चौड़ाई नापते हैं, इसे से नापते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या करते हैं, विकसित देशों में इनका इस्तेमाल, जैसे आपके यहाँ कुछ खाद्य पदार्थ जो है को प्रिजर्व रखने के लिए हम मोस्टली क्या करते हैं, पेस्टिसाइड का यूज करते हैं। जैसे देखते हैं अचार वगैरह में रखते हैं और अन्य खाद्य पदार्थों में, वहां पर क्या करते हैं कि इन्हीं पराश्रव तरंगों से पैकेजिंग करने के बाद इन खाद्य पदार्थों को गुजार देते हैं। उससे क्या होता है कि जो अंदर बैक्टीरिया वगैरह कुछ भी अगर माइक्रो ऑर्गेन कोई है तो वो खत्म हो जाता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो खत्म हो जाता है। ठीक है, इसका ये फायदा भी है। इसके अलावा जैसे आप अगर एयरपोर्ट्स वगैरह पर जाएं तो एयरपोर्ट्स वगैरह को में जो फॉग आ जाता है ना, फॉग या स्मॉग कभी कभी आ जाता है, धुंध हो जाती है जो कहते हैं आप हिंदी में। ठीक है, कोहरा या धुंध हो जाती है, जब फॉग या स्मॉग हो जाता है तो उसको साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए वहां पर ये पराश्रव तरंगें उत्पन्न की जाती हैं, जिससे कि उतने दूर के आसपास का कोहरा क्या हो जाए, साफ हो जाए, और उसको जो एरोप्लेन है उसको लैंड करने के लिए जो हवाई पट्टी है वो साफ 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 दिखाई पड़ने लगे। ठीक है बेटा, तो ये जो है आपके पराश्रव्य तरंगों का मैंने बताया विभिन्न प्रकार से इस्तेमाल भी होता है। ठीक है, सबको क्लियर हो गया बेटा, यहां तो कोई समस्या किसी को? चलिए फिर इसको लिखिए आप लोग आगे।